हेलो फ्रेंड्स, मैं रोहित कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल मैथ से दोस्ती में। फ्रेंड्स, आज का हमारा सेशन मौर्य वंश के विषय में होने जा रहा है। तो दोस्तों, जैसा कि जान रहे हैं, मगध का उत्कर्ष हुआ और विभिन्न प्रकार की राजनीतिक गतिविधियां हुई, जिसके परिणाम स्वरूप कई नए राजवंशों का दोस्तों उदय हुआ। सबसे पहले दोस्तों मगध का उत्पत्ति हुआ, तो सबसे पहले हर्यंग वंश, उसके बाद शिशुनाग वंश, उसके बाद नंद वंश। तो दोस्तों नंद वंश के बाद कौन सा वंश हुआ? तो नंद वंश के बाद दोस्तों मौर्य वंश हुआ। नंद वंश के पतन के बाद दोस्तों मौर्य वंश की स्थापना हुई। तो आप देख रहे हैं कि मौर्य वंश 322 बीसी से लेकर 185 बीसी तक इनका कार्यकलाप रहा। दोस्तों मौर्य वंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने 322 बीसी से लेकर 298 बीसी तक राज किया। उसके बाद उसके बेटा बिंदुसार, उसके फिर पोता अशोक, फिर जो लास्ट चंद्रगुप्त मौर्य वंश का दोस्तों रूलर था वो था कि वीरदत्त। ठीक है दोस्तों, तो आइए अब देखते हैं कि मौर्य वंश के जानकारी के स्रोत कहाँ कहाँ से आपको मिले हैं। तो दोस्तों मौर्य वंश के जानकारी के स्रोत, पहला साहित्यिक स्रोत था और दूसरा पुरातात्विक स्रोत था। तो दोस्तों साहित्यिक स्रोत में हम लोग क्या देखते हैं? भारतीय इतिहासकार और विदेशी इतिहासकार के विवरण मिलते हैं। तो एक अर्थशास्त्र बुक है कौटिल्य, चाणक्य, विष्णुगुप्त। तो दोस्तों आपने कौटिल्य, चाणक्य और विष्णुगुप्त तीनों क्या है दोस्तों? एक ही आदमी के नाम है, कौटिल्य, चाणक्य, विष्णुगुप्त। तो दोस्तों अर्थशास्त्र किसने रचना की थी? तो आप तीन ऑप्शन दिया रहेगा, कौटिल्य, चाणक्य, विष्णुगुप्त। तो किसने की थी दोस्तों? तो तीनों एक ही आदमी हैं। ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद दोस्तों इंडिका मेगस्निक ने लिखा था, जो कि यूनानी के लेखक थे, चंद्रगुप्त मौर्य के पुराण, दीपवंश और महावंश में जो कि बौद्ध ग्रंथ है उसमें भी इस वंश के विवरण मिलता है फ्रेंड्स। मुद्रा राक्षस विशाखादत्त ने इसकी रचना की थी दोस्तों। तो ये था हमारा कुछ साहित्यिक स्रोत। साहित्यिक स्रोत स्पेशली क्या होता है? जो भी विवरण मिलता है, किताब मिला प्राचीन, वो क्या हो गया? हमारा साहित्यिक स्रोत हो गया। अब दोस्तों दूसरा क्या है? पुरातात्विक स्रोत। तो पुरातात्विक स्रोत क्या होता है दोस्तों? तो जैसे कुछ खंडहर मिला, प्राचीन अवशेष मिले, तो वो क्या होता है? पुरातात्विक स्रोत होता है। तो अशोक का अभिलेख मिला दोस्तों, भवन, स्तूप, गुफा, मिधभांड आदि मिले हैं, ये सब क्या हो जाएगा? पुरातात्विक स्रोत में आ जाएगा। और जूनागढ़ अभिलेख, तो दोस्तों पाटलिपुत्र यहाँ पे पटना में मिला है, एक लकड़ी का मिला हुआ, लकड़ी का बना हुआ का महल मिला हुआ, वो भी क्या हो गया? पुरातात्विक स्रोत में आ गया दोस्तों। अब हम लोग देख रहे हैं यहाँ मुद्रा राक्षस। मुद्रा राक्षस किसने लिखा था? तो विशाखादत्त ने लिखा था। इस पुस्तक में दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य को कुलीन बताया गया, लेकिन बौद्ध ग्रंथों में चंद्रगुप्त मौर्य को क्षत्रिय बताया गया। तो दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य हैं, उनके वंश के बारे में काफ़ी भ्रांति फैली हुई है। कुछ लोग बोलते हैं कि वो क्या है? कुलीन है, और कुछ लोग बोलते हैं क्षत्रिय हैं। ठीक है दोस्तों। अब क्या है? अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य के जो प्रधानमंत्री थे कौटिल्य, उन्होंने लिखा था। इसमें क्या है दोस्तों? स्पेशली सप्ताह सिद्धांत पर फोकस किया गया है, जो राजनीतिक विषय का ये महत्वपूर्ण पुस्तक माना जाता है। मुद्रा राक्षस फ्रेंड्स, मुद्रा राक्षस किसने लिखा था? तो विशाखादत्त ने इस पुस्तक की रचना किया था। इस पुस्तक में विवरण है किस तरह चंद्रगुप्त मौर्य ने कौटिल्य की सहायता से नंद वंश को पराजित किया और मौर्य वंश की रचना किया। दोस्तों ये था हमारा कुछ बुक। मुद्रा राक्षस विशाखादत्त ने लिखा था, और अर्थशास्त्र किसने लिखा था? तो कौटिल्य ने। तो फ्रेंड्स जैसा कि आप जान रहे हैं कि जो हमारा मौर्य वंश के शासक हैं, कौन है? चंद्रगुप्त मौर्य का स्थापना किया था। उन्होंने किसके सहायता से स्थापना किया था दोस्तों? तो उन्होंने अर्थशास्त्र के लेखक जो हैं कौटिल्य, चाणक्य, विष्णुगुप्त, उनकी सहायता से नंद वंश को पराजित किया था और मौर्य वंश की स्थापना किया था दोस्तों। तो अगर पूछे कि मौर्य वंश चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री कौन थे, तो कौन होगा? हमारा कौटिल्य आंसर होगा। तो फ्रेंड्स अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हुए और देखते हैं इसके बारे में, सब चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, अशोक, बृहदत्त के बारे में कुछ पॉइंट, मेन पॉइंट है वो भी देखते हैं। ठीक है दोस्तों। रचना एवं स्थापना। नंद वंश के अंतिम शासक धनानंद को पराजित कर चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की दोस्तों। चाणक्य, कौटिल्य चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे, जिनकी सहायता से चंद्रगुप्त ने नंद शासक को हराया। चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में दोस्तों पढ़ेंगे अब विस्तार से। तो चंद्रगुप्त मौर्य 322 बीसी से लेकर 298 बीसी तक इन्होंने राज किया दोस्तों। मेन पॉइंट ये है, बौद्ध जैन ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य को क्षत्रिय कहा गया, जबकि मुद्रा राक्षस, पुराण आदि में उसे शूद्र कहा गया चंद्रगुप्त मौर्य का दोस्तों। जस्टिन जो ग्रीक राइटर हैं, उन्होंने क्या बताया दोस्तों? चंद्रगुप्त मौर्य को सैंड्रोकोर्ट्स कहा है, तथा एरियन तथा प्लूटार्क ने चंद्रगुप्त मौर्य को एंड्रोकोर्ट्स के रूप में वर्णित किया है। मुद्रा राक्षस
में चंद्रगुप्त मौर्य को नंदराज का पुत्र माना है। किसका पुत्र माना है? नंदराज का। नंदराज मतलब क्या? घास चरने वाला, गाय भैंस चराने वाला। दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य के विषय में बोला जाता है कि उसके साम्राज्य की सीमा ईरान से मिलती थी। कहाँ से मिलती दोस्तों? तो ईरान से मिलती थी उनके साम्राज्य की सीमा। अच्छा, एंड्रोकोर्स और सैंड्रोकोर्स जिन्होंने बोला है, तो कैसे पता चला कि चंद्रगुप्त मौर्य को नाम दिया गया? तो दोस्तों इसका खोज सर विलियम जोन्स ने पहचान किया था कि एंड्रोकोर्स और सैंड्रोकोर्स किसको बोला जा रहा है? तो चंद्रगुप्त मौर्य को बोला जा रहा है। ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों आगे बढ़ते हुए थोड़ा अब देखेंगे कि सेल्यूकस निक्टेटर। तो दोस्तों सेल्यूकस निक्टेटर बारे में पढ़ेंगे। तो दोस्तों सेल्यूकस निक्टेटर कौन था? तो फ्रेंड्स वो सिकंदर महान का क्या था फ्रेंड्स? सेनापति था। तो दोस्तों सेल्यूकस निक्टेटर से चंद्रगुप्त मौर्य को 305 बीसी में लड़ाई होता है। तो इस लड़ाई में क्या हो गया दोस्तों? चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस निक्टेटर दोनों काफ़ी युद्ध हुआ और युद्ध में सेल्यूकस निक्टेटर पराजित हो जाता है। तो दोनों के बीच में समझौता होता है। इस समझौता में दोस्तों क्या हो रहा है? तो मैगस्टिक एक बुक है किसके द्वारा लिखा गया? तो मैगस्टिक द्वारा पुस्तक इंडिका बुक है, किसके द्वारा लिखा गया? तो मैगस्टिक द्वारा लिखा गया है। इस युद्ध का दोस्तों वर्णन है। इस युद्ध में चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस निक्टेटर का 500 हाथी देता है और सेल्यूकस निक्टेटर अपनी बेटी हेलेना को चंद्रगुप्त मौर्य से विवाह करा देता है। दोस्तों इस युद्ध में बोला जाता है कि चंद्रगुप्त मौर्य के पास 6 लाख सैनिक था दोस्तों इस युद्ध में। तो दोस्तों यहाँ तक तुम लोग कर लिए हैं। अब थोड़ा और आगे बढ़ेंगे। अष्टुटार के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य के पास 6 लाख की सेना थी फ्रेंड्स। अंतिम समय में चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म अपना लेता है। 298 बीसी में स्वर्ण बेलगोला में प्राण त्याग देते हैं संकलन विधि द्वारा। तो दोस्तों संकलन विधि क्या होता है? तो बिना खाए पिए प्राण त्यागना, उसको संकलन विधि बोलते हैं। तो श्रवण बेलगोला कहाँ पे है? कर्नाटक मैसूर में ये जगह है जहाँ पर चंद्रगुप्त मौर्य हैं जो प्राण अपना त्याग देते हैं। तो जैन धर्म अंतिम समय में वो अपना लेते हैं। तो जैन धर्म किस गुरु से प्रभावित होकर? तो भद्रबाहु जैन गुरु थे, उनसे प्रभावित होकर चंद्रगुप्त मौर्य है जो जैन धर्म अपना लेते हैं। तो चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु के पश्चात दोस्तों अब कौन आता है? तो उनका बेटा बिंदुसार आता है। तो बिंदुसार 298 बीसी से लेकर 273 बीसी तक वो क्या करते हैं? राज करते हैं। तो बिंदुसार के बारे में कुछ खास जानकारी नहीं दोस्तों, लेकिन जो भी जानकारी है इस प्रकार है। तो उनको अमित्रघाट या शत्रु विनाशक के रूप में जानते हैं। जैन ग्रंथों में सिंहसेन कहा जाता है बिंदुसार को। तक्षशिला में विद्रोह को दबाने के लिए सुसीन और अशोक को भेजा। तो सुसीन और अशोक दोनों क्या है? बेटा हैं बिंदुसार के, जो तक्षशिला में विद्रोह हो गया था तो उनको भेजा था दबाने के लिए। तो दोस्तों इसके राज तो विदेशी संबंध भी रहे थे सीरिया के राजा से एंड्रोकोर्स, जिससे उन्होंने सूखे अंजीर, दार्शनिक और अंगूरी शराब बनाया था। लेकिन दार्शनिक निवेदन नहीं दे पाए थे क्योंकि उनके विदेश नीति में नहीं था दार्शनिक भेजना। ठीक है फ्रेंड। तो इसके शासनकाल में विदेशी संबंध भी रहे। किससे? तो सीरिया के राजा से एंड्रोकोर्स से, जिससे सूखे अंजीर, दार्शनिक और अंगूरी शराब मंगाया था। तो मिस्र के राजा से भी इसके संबंध रहे थे डोल्मी डू फिलाडेल्फस से। तो उन्हें डोल्मी डू फिलाडेल्फस है, उन्हें राजदूत को बिंदुसार के दौरान भेजा था। राजदूत का नाम क्या था दोस्तों? तो राजदूत का नाम था डायनोसिस। ये हमेशा एग्जाम में काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है, पूछ सकता है। तो ये था हमारा कुछ बिंदुसार के बारे में दोस्तों। तो अब बिंदुसार के बाद अब कौन आएगा? तो उनका बेटा आता है आपका फ्रेंड्स अशोक, सम्राट अशोक। तो 269 बीसी से लेकर 232 बीसी तक ये सम्राट अशोक राज करते हैं। तो दोस्तों 4 साल का गैप है, यहाँ देख सकते हैं आप कि 4 साल का गैप है। देखिए 273 बीसी में मरता है, ठीक है, बिंदुसार, और अशोक हैं जो कब बनते हैं? तो 269 बीसी में, यानी 4 साल गैप है। 273 बीसी था और 269 बीसी, यानी 4 साल गैप है। क्यों? क्योंकि अशोक और उसके भाइयों में शासन के लिए क्या था? लड़ाई था, सत्ता के लिए, कि कौन काबिज होगा, कौन राजा बनेगा। तो राजा बनने से पहले वो अशोक जो महान थे वो अवंती क्षेत्र के राज्यपाल थे। कहाँ के राज्यपाल थे? तो अवंती क्षेत्र के राज्यपाल थे दोस्तों। अशोक का नाम अशोक मास्की गुजरा और गुजरा अभिलेख में मिलता है। तो जब भी पूछा जाता है कि अशोक का नाम, दोस्तों अशोक का नाम अशोक किस अभिलेख में मिलता है? तो मास्की गुजरा अभिलेख में मिलता है। अशोक को देवनाम प्रिय से भी नाम से जाना जाता है। अशोक को किसके नाम से जाना जाता है दोस्तों? देवनाम प्रिय के नाम से जाना जाता है। अपने 90 साल में दोस्तों अशोक है जो कलिंग
पर आक्रमण हमला करते हैं। तो कलिंग युद्ध के बाद वो क्या करते हैं, धर्म का स्थापना क्या होता है दोस्तों, सभी आदमी को एक निगाह से देखना। इसका उल्लेख किस में मिलता है, तो 13वें शिलालेख में मिलता है कि कलिंग युद्ध के बाद वह धर्म की स्थापना करते हैं। इस युद्ध के बाद बौद्ध भिक्षु उपगुप्त से मिलते हैं और बौद्ध धर्म स्वीकार करते हैं। दोस्तों पूछेगा कि अशोक के गुरु कौन थे, तो कौन गुरु थे, उपगुप्त। तो इस युद्ध के बाद क्या हुआ, तो वो बौद्ध धर्म अपना लेते हैं, बौद्ध भिक्षु उपगुप्त से प्रभावित होकर। तो दोस्तों इसके बारे में इतना ही है, और डिटेल से पढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट पार्ट में। तो अब क्या है फ्रेंड्स, मौर्य वंश का अंतिम शासक। तो मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था, तो अशोक का बेटा वेदत्त बना मौर्य वंश का अंतिम शासक। तो उसके बाद मौर्य वंश की पतन हो जाता है वेदत्त की मृत्यु के बाद। तो उसके बाद शुंग वंश की स्थापना होती है। ठीक है फ्रेंड्स, ये था हमारा पार्ट 1। उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छा लगा हो हमारा सेशन। यदि फ्रेंड्स आप हमारे चैनल पे नए हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक नए सेशन में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।